नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नेता मुलायम सिंह यादव ने निधन से देश की सियासत को हुआ बड़ा नुकसान। मुलायम सिंह यादव के निधन से अल्पसंख्यक समाज में गहरा शोक। हमेशा देश की एकता अखंडता के लिए रहे समर्पित, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा हर सुख दुख में रहते थे खड़े, हमेशा देश की फिरका परस्त ताकतों से लड़ते रहे। आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, इससे राजनीति में क्या असर पड़ेगा? हिंदुस्तान की सियासत का सिरमौर, देश का पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे धरती पुत्र मुलायम सिंह जी, जिनको नेताजी के नाम से संबोधित करते थे, हिंदुस्तान के ये दूसरे व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब दिया गया था, और अगर हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को खिताब दिया तो वो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को दिया। एक ऐसी शख्सियत और ऐसा चेहरा जिसने पूरे देश को एक डोर में बांधने का काम किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म निरपेक्षता की राजनीति के लोगों पर चलना सिखाया, एक ऐसा नेता, ऐसा लीडर इस दुनिया से चला गया जिसने हिंदुस्तान को हमेशा अपनी ज़बान से, अपने कामों से, अपने कर्तव्यों से, हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुना जो तहजीब थी उस पर चलना सिखाया। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है। मैं आज जो भी हूँ सियासत में या सामाजिक कार्यों में, तो आज मुझे जो प्रेरणा मिली थी नेताजी से मिली थी। मेरा पहला दल समाजवादी पार्टी रहा है। ऐसा दल, लोग भले ही कम थे लेकिन एक दूसरे का सम्मान हमें नेताजी ने करना सिखाया था, और ऐसे व्यक्ति को जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और तमाम इस देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, मध्य प्रदेश के समाजवादी लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि आज नेताजी ज़रूर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम नेताजी का सपना ज़रूर उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके बताए हुए रास्तों पर, जो रास्ते आज नेताजी ने हमको दिए थे, जो जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी थी, यकीनन उन जिम्मेदारियों को, उनके सपनों को हम सब मिलकर ज़रूर पूरा करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को और मित्रजनों को, उनके रिश्तेदारों को इस दुख की घड़ी में को सहन करने की मालिक शक्ति प्रदान करें, यही कहना था मुझे। और जय समाजवाद। क्या ये सत्यता है? नहीं, विपक्ष तो कमजोर कहीं से नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर है कि देश का एक स्तंभ, पैरोकार जो एक स्तंभ जिसे हम कहते हैं, एक स्तंभ टूट गया है। देश में 40% सियासत का स्तंभ एक नेताजी की गाने से टूट गया है, तो राजनीति पे जरूर असर पड़ेगा। राजनीति की हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी की साथी थी, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, सभी पार्टी की राजनीति आएगी, क्या वजह थी? प्रोफेसर थे और निष्पक्ष छवि के थे, और सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे वो। और यकीनन आज छोटे से कुनबे को इतना बड़ा कुनबा बनाकर देश में नाम करना यकीनन सिर्फ ये नेताजी के ही, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के ही बस की बात थी। बाकी सब लोग वो नहीं कर सकते थे जो आदरणीय स्वर्गीय हमारे नेताजी ने वो करा। मध्य प्रदेश की हम बात करें, सबसे प्रिय है, आप उनके नेता यहाँ पे रहे, ऐसा तो कल बताइए जिसको आप महसूस करके आज उनको स्मरण करेंगे। नेताजी तो हमारे दिलों में है, उनका हर बताया हुआ रास्ता सच्चा और अच्छा होता था। एक समाजवादी विचारक थे, समाजवादी जो क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जो शुरू हुई थी, नेताजी के पास आई थी। नेताजी ने जो एक क्रांति इस मुल्क में, इस देश में, उत्तर प्रदेश से जो शुरू हुई थी, पूरे देश में समाजवाद के नाम से उनको जाना जाता था। एक समाजवादी विचारक थे वो,
प्रचारक भी थे, विचारक भी थे, वो सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को हम दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने इन दिनों प्रदेश के दौरे पर जेपी अग्रवाल जिलों के दौरे कर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने 121 चर्चा कर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की दौर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेपी अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी और संगठन भी बहुत मजबूत है। कार्यकर्ताओं को किस तरह से परेशानी है, क्या समस्या आ रही है, सब कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्या जान रहा हूं और संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी हो सकता है वह कोशिश कर रहा हूं। मजबूत कर पाएंगे जिस तरह से उनका बूथ स्तर से पन्ना प्रभारी और भी जो रहता है बहुत ही मजबूत रहता है। कुछ चीज़ा कागजों में सुनने और देखना अच्छा लगता है सर, वही बीजेपी का हाल है। अगर बीजेपी इतनी अच्छी संस्था होती तो हिंदुस्तान में कितनी जगह सरकारें हैं सर उनकी, कहाँ पे है उनका संस्था? बहुत सारी जगह स्टेट में तो वो आज तक कभी पैदा ही नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, ये लगता है बातों में पन्ना प्रभारी फलाना प्रभारी। दिल्ली में क्या हाल हुई है उनकी? एक ढांचा है, वो ढांचे में हम करते हैं दिल से काम। आज से नहीं है, हमारी बुनियाद कहां से शुरू हुई? जब इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वज काम कर रहे थे, तो वो हर वक्त मन में वो संकल्प रहता है हर कांग्रेसी को। कांग्रेसी जब भी बात करेगा एकदम ऐसे, क्योंकि हमने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसकी लड़ाई लड़ी। उनके पास नहीं है, वो सिर्फ ये ढकोसले की बातें, पन्ना प्रभारी। अब कोई इसमें कोई बड़ी चीज हो गई पन्ना प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष को पन्ना प्रभारी कर दिया तुमने। नाम बदलने से काम होता है कोई? तो सर जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव से मजबूत कर पाएंगे जिस तरह से उनका बूथ स्तर से पन्ना प्रभारी और भी जो रहता है बहुत ही मजबूत रहता है। कुछ चीज़ा कागजों में सुनने और देखना अच्छा लगता है सर, वही बीजेपी का हाल है। अगर बीजेपी इतनी अच्छी संस्था होती तो हिंदुस्तान में कितनी जगह सरकारें हैं सर उनकी, कहाँ पे है उनका संस्था? बहुत सारी जगह स्टेट में तो वो आज तक कभी पैदा ही नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, ये लगता है बातों में पन्ना प्रभारी फलाना प्रभारी। दिल्ली में क्या हाल हुई है उनकी? एक ढांचा है, वो ढांचे में हम करते हैं दिल से काम। आज से नहीं है, हमारी बुनियाद कहां से शुरू हुई? जब इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वज काम कर रहे थे, तो वो हर वक्त मन में वो संकल्प रहता है हर कांग्रेसी को। कांग्रेसी जब भी बात करेगा एकदम ऐसे, क्योंकि हमने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसकी लड़ाई लड़ी। उनके पास नहीं है, वो सिर्फ ये ढकोसले की बातें, पन्ना प्रभारी। अब कोई इसमें कोई बड़ी चीज हो गई पन्ना प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष को पन्ना प्रभारी कर दिया तुमने। नाम बदलने से काम होता है कोई? तो सर जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव से लोकार्पण कर रहे हैं सर, क्या मानते हैं सर, जिस प्रकार से प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कर रही है, ये किस नजरिए से अब इस कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को देखती है? देखिए, मैं किसी पे कोई आक्षेप या कमेंट नहीं करना चाहता, उनका काम है वो करें। हमारा काम है, हम गरीब जनता, परेशान जनता, परेशान किसान, बेरोजगार नौजवान, हम उनका हाथ पकड़ते हैं सर। छोटे कारखाने उद्योग वालों का हाथ पकड़ते हैं। बहुत बुरी स्थिति में, दयनीय स्थिति में बच्चे स्कूल से कॉलेज से निकलते हैं, माँ बाप को बड़ी आस होती है अब ये 4 पैसे घर में लाएगा, 4 पैसे घर में लाएगा, बरकत होगी। वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं सर, कहीं नौकरी नहीं है। मैं तो उम्मीद करता था कोई ऐसी स्कीम कोई दे सरकार। सरकार किसके लिए होती है सर? सरकार होती है जो हमारी प्रजा है उसको हम फायदा दें। ना उद्योग चल रहे हैं, ना उद्योगीकरण बढ़ा है, ना रोजगार मिल रहे हैं, सरकारी नौकरियां बंद हो रही हैं, जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं वो परमानेंट नहीं हो रहे। तो मुझे नहीं मालूम सर, हमारा तो एजेंडा दूसरा है। सर आपने ये बात कही है, मैं इसी बात से आपसे पूछना चाहूंगा, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह की रणनीति? 4 बार हो गया पार्टी में बीजेपी आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह होता है सर, किसी भी प्रदेश में देख लें।
कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ कोई आदमी हमारा हार गया तो वो कमजोर हो गई जगह, ऐसा नहीं होता। चुनाव के अपने समीकरण अलग होते हैं। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है इस समय, और हमारे जो कार्यक्रम है वो लोग बड़े उत्साह से उसमें शामिल हो रहे हैं। टिकट वितरण का 6 महीने सर अभी बहुत जल्दी है जो बातें बाहर आती है सर, कांग्रेस की प्रक्रिया है, हमारी वो प्रक्रिया बहुत अच्छी है और वो प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी। जो जैसे पहले टिकट का वितरण होता था अब भी वैसी है। सर घोषणा पत्र को लेकर सर किस तरह से सर कवायद अभी चलती है सर, अभी वो कमेटी कमलनाथ जी ने बनाई है, वो कमेटी काम कर रही है। जो भी है वो उन्होंने, अब पहली बात तो ये कि वो बहुत घबराए हुए हैं कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से, बहुत घबराए हुए हैं। तभी आपने सुना होगा बीच में चर्चा हुई थी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको बदल दिया जाएगा, सुनी है ना आपने? तो वही हालत है उनके अभी, वो कुछ भी कर लें। जब आपने प्रदेश की जनता को तंग किया है, लूट मचाई है, 85 घोटाले हुए हैं, कोई एक विषय बुनियादी तौर पर जो डेवलपमेंट से जुड़ता हो उस पे उन्होंने काम नहीं करा। क्या मुझे एजुकेशन पे कोई काम बता सकते हैं सर? क्या मुझे हेल्थ की स्कीम्स में कोई डेवलपमेंट बता सकते हैं सर? कोई सड़कों के जाल में कोई, आप जाके देख लें सर, अपनी यही भोपाल की हालत देख लें साहब सड़कों की, तो उनको मालूम है वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। आप भोपाल से निकल के जो और जगह जाएंगे जरा हालत देखो अंदर जा जाके। तो घोटाले करने से किसी को 10% शेयर ज्यादा मिल जाएगा, मैं मानने को तैयार नहीं। सर आपने बात कही है, आप जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, कुछ जिलों में जो जिला अध्यक्ष होंगे या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जो निष्क्रिय हैं, तो क्या प्रदेश में ऐसे जिला अध्यक्षों की आप सूची बना के क्या उनको बदला जाएगा? क्योंकि जो निष्क्रिय जिला अध्यक्ष हैं वो पार्टी जिसको आप दूर कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता के घर जाना, वो भी प्रदेश प्रभारी का, कार्यकर्ताओं में शिकायत बहुत ज्यादा आती थी। देखो सब मेरे से बड़े थे, हर आदमी का अपना काम करने का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। मेरा शुरू से यही तरीका रहा है, मेरी आदत है हाथ पकड़ने की। कैसे खुश करूं मैं? जो आदमी हमारी बुनियाद है, नींव है और नींव का पत्थर है, वहीं से हमारी इमारत बनी है, वो मजबूत रहेगी तो हम सब मजबूत रहेंगे। तो मेरा अपना तरीका है, मैं उसी पे काम करता हूँ। शिकवा शिकायतों का कुछ ऐसी जानकारी तो मिली होगी सर कि कहाँ कमी है पार्टी को मजबूत करने के लिए, कुछ आपको ऐसे सुझाव मिले होंगे क्योंकि आपसे वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, बहुत सारी चीजें, कई बार ये होता है कि मन में कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, वो बैठ के अपने बात करते हैं, हम उसका हल निकालते हैं। ये तो रोजमर्रा का काम है। सर बीजेपी के संगठन बहुत मजबूत है, तो आप 2000 मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने जारी संदेश में कहा है कि भगवान महाकाल को प्रणाम करने और महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आज का दिन देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। महाकाल लोक के प्रथम चरण के लोकार्पण का 40 देशों में एक साथ प्रसारण होगा। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता आज ही दीपावली मना रही है। हर मंदिर में सजावट, हर मंदिर में दीप और पूजा हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मृत्युंजय श्री महाकाल भगवान के चरणों में प्रणाम करने और श्री महाकाल लोक का प्रथम चरण का लोकार्पण करने हमारे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये क्षण, ये दिन मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जहाँ 40 देशों के एक साथ प्रसारण किया जाएगा और ये ऐतिहासिक क्षण पूरी दुनिया देखेगी। मध्य प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में, हर घर में दिवाली मन रही है। 8.5 करोड़ जनता, बच्चे से लेकर महिला से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए आतुर है। वो क्षण, और घर घर में दीपावली, दीप लग रहे हैं, रंगोलियां मन रही हैं, उत्साह उमंग है और दिवाली मन रही है। आज ही दिवाली मन जाएगी पूरे मध्य प्रदेश में कि हर मंदिर के अंदर सजावट हो रही है, हर मंदिर में दीप जल रहे हैं, हर मंदिर में पूजा अर्चना होगी और भगवान शिव की पूजा अर्चना होकर बिलपत्र चढ़ेंगी। पूरी महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी, पूरा प्रदेश आज आनंदित, उत्साहित और उल्लास है। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और मुख्यमंत्री शिवराज जी सहित पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और यह दिन और वो क्षण देखने के लिए हम सब उत्साहित और आतुर हैं। प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन महाकाल उज्जैनी में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार भी उज्जैन का प्रभारी तब कमलनाथ ने 300 करोड़ रुपए महाकाल के रिनोवेशन और भव्यता के लिए दिए थे। आज बाबा महाकाल की नगरी में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 300 करोड़ रुपया जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, इस महाकाल परिसर को भव्यता प्रदान करने के लिए मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ जी को हमने इनवाइट किया था और वहाँ पे 300 करोड़ दे के हमने ये कोशिश की कि एक भव्य धर्म का स्थल बने जहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। इसके साथ में हमने 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर महादेव जी के लिए भी स्वीकृत किया। पर मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं है कि महिमा मंडन कराने के लिए शिवराज और नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कभी अपने फूटे मुंह से इस बात का भी तो उल्लेख करो कि इसकी आधारशिला कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने रखी थी। ये इतने पाखंडी लोग हैं, जब चाहे जब धर्म की चादर ओढ़ लेते हैं, जब चाहे जब धर्म की चादर उठा के फेंक देते हैं। पर जनता को ये बताना आवश्यक है कि बाबा महाकाल का ये कार्य कमलनाथ जी के कर कमलों से आरंभ हुआ था और ओंकारेश्वर जी का भी। इसलिए जनता को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि इन बातों को जरूर ध्यान रखें और अपनी आस्थाओं। जिला कलेक्टर इलैया राजा टी ने आज अचानक जिला अस्पताल विक्टोरिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई का जायजा लिया। वहीं इस दौरान अस्पताल परिसर के बाहर आंगन में लेटे हुए मरीजों और उनके परिजनों को देखकर कलेक्टर अस्पताल प्रबंधन पर भड़क उठे। वहीं अस्पताल परिसर के निरीक्षण के दौरान कुछ जगह गंदगी देख कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि अगर साफ सफाई करने वाली एजेंसी सही काम नहीं करती है तो उन्हें नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाए। उसके बाद भी अगर शिकायत आती है तो सफाई एजेंसियों का टेंडर निरस्त कर दिया जाए। बताइए नहीं मतलब मतलब ना ऑब्वियसली टेक एक्शन। मतलब किसका गाड़ी है ये? तो ऑफिस का है, ये ऑफिस है ना। सिविल का जितने भी रिपेयर है, रिनोवेशन है, ये सारा कुछ हो गया। किसने नहीं दिया? हम थोड़ी देंगे यार, हमने तो अप्रूव करके मतलब नहीं दिया। वो तो आपका काम है कि मतलब मैंने इसको टेंडर कॉल कर।
साहब ने आज अचानक औचक निरीक्षण किया है जिला अस्पताल का, और इस निरीक्षण के दौरान सभी जगह उन्होंने देखी ओपीडी इंडोर वगैरह। उन्होंने कुछ यहाँ हम लोगों को सजेशंस दिए हैं कि डॉक्टर्स जहाँ बैठते हैं ओपीडी में तो बाहर एक बोर्ड लगा रहे जिसमें डॉक्टर्स के पूरे नाम, उनके दिन, कहीं कहीं डिस्प्ले हैं, कहीं डिस्प्ले नहीं है। यदि कोई डॉक्टर छुट्टी पर है तो वो भी डिस्प्ले में रहे कि ये डॉक्टर 3 दिन यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। इसके अलावा सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं कलेक्टर महोदय ने, क्योंकि जिला अस्पताल वास्तव में कायाकल्प अवॉर्डेड अस्पताल है। तो निश्चित रूप से उनकी सोच जो है कि उस अस्पताल को उस स्तर का होना ही चाहिए। सर बुजुर्गों के लिए क्या आदेश किया है? देखिए, उनको जो पीछे शेड में जो मरीज क्या होता है, यहाँ पीछे गैंग्रीन वार्ड है, वहाँ से इलाज के बाद कई बार उन लोगों के घर वाले उनको ले जाना ही नहीं चाहते, तो वो यहाँ पर रुके रहते हैं। उनके लिए निर्देश दिया है कलेक्टर सर ने कि नगर निगम से बात करके जो रैन बसेरा नगर निगम ने इन लोगों के लिए बनाए हैं वहाँ पर इन मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, कितने हैं सर अभी यहाँ पर? अभी जैसे कलेक्टर साहब के साथ हम लोगों ने राउंड लिया तो करीब 8 से 10 लोग दिखाई दे रहे हैं जो शेड में हैं, और हम उनको जल्द से जल्द यहाँ से उनके निर्देशानुसार नगर निगम के माध्यम से रैन बसेरा में शिफ्ट कर देंगे। 9 o'clock है ना प्रॉपर ओपीडी ना स्टार्ट हो जाए, उसके पहले ना 1 घंटे में मतलब हॉस्पिटल की ना व्यवस्थाएँ मतलब 8:30 तक है ना कितना भी साफ़ सफाई होना है या पानी की है, टॉयलेट्स हैं, सारी व्यवस्थाएँ ना दुरुस्त होना चाहिए। इसको लेकर मैंने डायरेक्शन दिए हैं। दोनों एजेंसी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, मुझे लग रहा है वो प्रॉपरली ना काम नहीं कर रहे हैं। तो साफ़ सफाई की आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उनके ऊपर है ना 20,000 रुपये का ना पेनाल्टी लगाने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। और इवन व्हीकल के ना व्यवस्थित तरीके से ना जमा हो जाना चाहिए था, उनको बार हम लोग ने डायरेक्शन दिए है कि मतलब सही तरीके से सही यूनिफॉर्म में ना उपस्थित होकर इस काम को ना करना चाहिए। वो अभी भी वो नहीं कर रहा है, उनका भी हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ ना पेनाल्टी ना इम्पोज करके इमीडिएटली नोटिस इशू करने के लिए कहा है। वो पालन नहीं करने के ना नहीं करेगा तो हम लोग डेफिनेटली ना रीटेंडर कॉल करके नए एजेंसी को है ना नियुक्त करेंगे। एंड डॉक्टर्स की जैसे डॉक्टर्स ना वार्ड में भी जाते हैं, ओपीडी में भी रहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इन ओपीडी में प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाना चाहिए कि वार्ड की टाइमिंग कौन सी है और है ना ओपीडी का टाइमिंग कौन सी है, सो दैट लोगों को है ना मालूम पड़े। और सारे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ सभी लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहें, प्रॉपर नेम प्लेट रहें, सो दैट है ना लोगों को है ना पता सके कि मतलब है ना पेशेंट की राइट है, पेशेंट्स के अधिकार है कि है ना आपने किसके बारे में किससे भी कोई इंट्रैक्शन करता है तो वो किससे इंट्रैक्शन कर रहा है। तो ऐसा डायरेक्शन दिए हैं। और हम लोगों ने अभी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से भी है ना काफ़ी अमाउंट है ना सैंक्शन कराए हैं, उसका है ना काम बारिश खत्म हो गया है, अभी ना स्टार्ट होना है। जितने भी अंदर की वार्ड्स हैं, टॉयलेट्स हैं, इवन बाहर का है रिनोवेशन है ना मरम्मत होना है, और फायर सेफ्टी के लेकर है ना कुछ भी काम होना है, उसके लिए हम लोगों ने 3.5 करोड़ रुपये ना सैंक्शन किए हैं। उस काम को लेकर अभी हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश आने पर बोले विधायक कृष्णा गौर, कहा हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुबह से जारी हुआ ये सब। लेकिन कहा जाए तो इसको लेकर भी एक श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि इसके लिए मैंने 300 करोड़ रुपए जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने इसके लिए जारी किए थे। तमाम उस समय के स्क्रीनशॉट जारी किए गए हैं जो जनसंपर्क में जब मुख्यमंत्री थे ये कमलनाथ जी। एक श्रेय लेने की राजनीति आप क्या मानते हैं इसको लेकर? आप सिर्फ 15 महीने की बात क्यों गिन रहे हैं? आपको तो इस देश की जनता ने आज़ादी के इन 75 वर्षों में अधिकांश समय इस देश की सत्ता के सिंहासन को सौंपने का काम किया था। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस देश में हमारे धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करना चाहिए, उनका नवीनीकरण होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वो विरासत छोड़कर जाएं? तो आज यदि वो श्रेय की राजनीति कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहा है। आज का दिन वास्तव में भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव का दिन है। हम सब के मन में अपार प्रसन्नता है ये कहते हुए कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद इस देश में सांस्कृतिक पुनरोदय का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भारतवर्ष का इतिहास हजारों वर्षों से ये कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत सारे आक्रमण और हमले हुए और लगातार इस बात के प्रयास किए गए कि भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति की वो ताकत है, वो क्षमता थी
कि इतने आक्रमणों को झेलने के बाद भी हमारी संस्कृति आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में, हृदय में समाई हुई है। जबकि अपने आप को उत्कृष्ट राष्ट्र कहलाने वाले यूनान, मिस्र, रोम सबकी संस्कृतियाँ समय के साथ साथ नष्ट हो गई, लेकिन भारतवर्ष की संस्कृति इतने आक्रमणों को झेलने के बाद भी आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये समस्त भारतवासियों के लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। और आज इसलिए भी हमारा मन अपार प्रसन्नता से भरा हुआ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। बाबा महाकाल के उस प्राचीन मंदिर का पुनरुद्धार हम समझते हैं कि एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण होगा जिसको कोई चूकना नहीं चाहेगा। और इसीलिए पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश इस क्षण का साक्षी बनने के लिए लालायित थे। हमने अपने भोपाल शहर में भी हर मंदिरों में बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोकार्पण समारोह से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आस्थाएं बाबा महाकाल के साथ हैं। और आज जब वो अपने मंदिरों में एलईडी पर बाबा महाकाल के उस लोक का लोकार्पण होते हुए देखेंगे तो उनके मन में अपार प्रसन्नता होगी कि इस दिन को देखने के लिए, इस क्षण को देखने के लिए शायद वो जीवित थे। और इसलिए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं, नतमस्तक हैं कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने इस देश में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को न केवल आगे बढ़ाने का काम किया बल्कि हमारे उन मंदिरों को जिनको पुनरुद्धार की आवश्यकता थी, चाहे बाबा केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो और अब बाबा महाकाल का मंदिर। और ये परंपरा, ये श्रृंखला ऐतिहासिक दिन है, बहुत गौरव का दिन है। हम एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। हम भले ही वो सार्वजनिक रूप से ना हो। जबलपुर ऑस्ट्रेलिया में पायलट की नौकरी करके देश लौटे जबलपुर निवासी एक युवक को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी का पिता कबाड़ी का काम करता है और अपने रसूख का भय दिखाकर वह युवती का लगातार 4 साल से दैहिक शोषण कर रहा था। गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती से शमीम कबाड़ी के बेटे मोहम्मद फ़हीम खान ने दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने पिता को बड़ा अपराधी बताकर युवती को धमकाते हुए 4 साल से उसका दैहिक शोषण कर रहा था। बीती रात युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाते हुए मारपीट की, जिसके बाद युवती ने आत्महत्या करने के इरादे से फिनाइल पी लिया। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कितनी बड़ी और सर एक युवती के साथ 376 का मामला सामने आया है, क्या है पूरा घटना? ये 6 तारीख की बात है कि एक युवती ने परेशान होकर थाने में एवं कई जगह फ़ोन लगाए और ये बताया कि उनके घर में कोई व्यक्ति आके उनसे मारपीट कर रहा है और उन्हें काफ़ी डराया धमकाया गया है, जिस वजह से वो सुसाइड होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये आदेशित किया गया कि तत्काल उस युवती की मदद की जाए और अगर वो किसी भी परेशानी या इस तरीके से किसी दबाव में है तो जिन व्यक्तियों के कारण ये हो रहा है उनको तत्काल पकड़ा जाए। जिस पर थाना प्रभारी गढ़ा के द्वारा उप निरीक्षक रजनी पटेल को वहां भेजा गया मौके पर, जिन्होंने युवती से जाके विस्तृत रूप से पूछताछ करी और क्योंकि वो युवती पहले से फ्रैक्चर में थी और थोड़ा उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, तो फिर उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनसे एक मोहम्मद फ़हीम जो कि पिता शमीम कबाड़ी के हैं, उसके द्वारा इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह के कई बार संबंध बनाया गया और जब शादी की बात आई तो वो शादी से मुकर के इनके साथ झगड़ा करके युवती के साथ चले गए, जिस वजह से वो काफ़ी तनावग्रसित हो गई और जिनके द्वारा फिर ये थाने में कंप्लेंट की गई कि उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए, जिस पर मामला तुरंत पंजीबद्ध कर
आरोपी को पकड़कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सर ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी? ये लड़की अभी वर्तमान में गढ़ा थाना क्षेत्र में ही किराए के मकान से रह रही थी। सर आरोपी का कुछ बैकग्राउंड वगैरह सामने? आरोपी के पिताजी का भी काफ़ी आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, जिस वजह से कई बार इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है विभिन्न मामलों में, और ये आधारताल थाना क्षेत्र का रहवासी है। पिछले 4 वर्षों से बड़ी ही धीमी गति से चल रही उच्च और माध्यमिक स्थायी शिक्षक भर्ती की द्रुत काउंसलिंग प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है, लेकिन रिक्त पदों की संख्या कम होने से नाराज पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय DPI कार्यालय के सामने विरोध जताया। साथ ही हुए शीघ्र जल्द पद वृद्धि की मांग की। रंजीत गौर ने कहा कि शिक्षक भर्ती के नाम पर छलावा किया जा रहा है। प्रत्येक विषय के हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भी कई विषयों के पद प्रदर्शित नहीं किए जा रहे हैं, जबकि DPI के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार आश्वासन दिया था। अब अधिकार हमारा है, कर्तव्य तुम्हारा, कर्तव्य तुम्हारा। हम लेने आए आपको करना होगी, आपको पदों में शिक्षक भर्ती अपेक्षित विषयों में हम लेने आए। रंजीत गौर, आज हम शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हमारे ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। जो रिक्त पद हैं बहुत कम मात्रा में दर्शाए गए हैं। हमारी मांग है कि पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग करते हुए शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण किया जाए। जो उपेक्षित विषय हैं उनका ध्यान रखा जाए और दोनों विभागों से संयुक्त काउंसलिंग की जाए, नामों की पुनरावृत्ति ना की जाए। 2018-19 की योग्यता के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं उनको अगली परीक्षा में मौका दिया जाए, ना कि इस परीक्षा में। इस परीक्षा में हम पुराने अभ्यर्थी को ही मौका दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। डॉक्टर आकांक्षा जैन। अभी तो सेकंड काउंसलिंग का हम लोग इंतजार कर रहे थे। भर्ती 2018 की ये बात है। इन्होंने सेकंड काउंसलिंग DPI ने खोली, इसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। परंतु EWS वर्ग के लिए इन्होंने जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, उससे जो हम लोग फर्स्ट काउंसलिंग की प्रतीक्षा सूची में हैं, हम लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। 4 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। तो करबद्ध निवेदन है इनसे कि पहले पहली वाली प्रतीक्षा सूची क्लियर करें, उसके बाद ही दूसरों को मौका दें और ऐसे पद निकालें कि सभी को अधिक से अधिक मौका मिले। और कृषि विषय जो उपेक्षित है उसमें भी अभ्यर्थियों के लिए मौका दें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है और विषय में यदि रिक्तियाँ नहीं हैं तो फिर उन्होंने एग्ज़ाम क्यों दिलवाया? क्या सिर्फ ये फंड कलेक्ट करने का जरिया है? यही कहना चाहते कि पहली वाली प्रतीक्षा सूची क्लियर करें, हम लोगों को मौका दें जो हम लोग 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारी डिमांड है। और बाकी उनने जितना किया है कि रोस्टर के अकॉर्डिंग पद क्लियर कर दिए हैं, सोशल साइंस की वेबसाइट, उसके लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। पर पहली प्रतीक्षा सूची क्लियर किया जाए, करबद्ध निवेदन है हमारा। राम लखन राजपूत। 2018 की भर्ती है। विगत 4 वर्षों से इस भर्ती को लेकर हम परेशान हैं। अन्य स्टेटों में इस अंतराल में 3 भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, बल्कि यहाँ लोग एक ही भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। फर्स्ट काउंसलिंग में जो उपेक्षित विषय थे, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इसमें नाम मात्र के पद आए थे। और कृषि विभाग, इन विषयों में टॉप रैंक लेने वाला अभ्यर्थी भी इस भर्ती से वंचित रह गया। संभाग में टॉप है, कोई जिले में टॉप है, लेकिन वो उसका नाम वेटिंग में भी नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि आपके पद रिक्त नहीं है। जब पद रिक्त नहीं है तो 60,000 जो अतिथि काम कर रहा है वो कहाँ काम कर रहा है? विगत 10 वर्षों में जो रिटायरमेंट हुआ उसकी संख्या 40,000 है। हम पूरे नहीं मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग हो रही है उसमें जो उपेक्षित विषय हैं, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, उसमें और कृषि विभाग में इतने पद दिए जाएं जिससे कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी उसमें लग सके। हमारी यही मांग है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।